हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है वायसराय लॉर्ड रिपन। चलिए, लॉर्ड रिपन से जुड़े हुए जो इतिहास में महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उनको एक एक करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, हम सभी जानते हैं कि लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से लेकर 1884 ईस्वी के मध्य में था। लॉर्ड रिपन भारत के सभी वायसराय में से सबसे लोकप्रिय वायसराय था। सबसे ज्यादा लोकप्रिय वायसराय था। वायसराय पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1900 पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि भारत में जितने भी वायसराय हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दी है। भारत के उदारक की संज्ञा दी है। भारत के उदारक की संज्ञा दी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही कहा था कि लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल भारत में था वह एक स्वर्ण युग के समान था। एक स्वर्ण युग के समान था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल भारत के हितों को ध्यान में रख करके कार्य लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। अब इनके द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए थे उनको एक एक करके देखते हैं। हम जानते हैं कि लॉर्ड रिपन से पहले लॉर्ड लिटन वायसराय के रूप में कार्यरत था। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन इसके विपरीत लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। उस समय लॉर्ड रिपन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लेड स्टोन था। ग्लेड स्टोन के परामर्श से लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में रद्द कर दिया और भारतीय समाचार पत्र को वो अधिकार दिया गया जो अन्य ब्रिटिश समाचार पत्र को मिला हुआ था। इसके बाद लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में प्रथम जनगणना की शुरुआत होती है। प्रथम जनगणना की शुरुआत होती है। हालांकि जनगणना की शुरुआत भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था
लेकिन यह नियमित जनगणना नहीं थी। प्रथम जो नियमित जनगणना की शुरुआत होती है वो 1881 ईस्वी से मानी जाती है, जो लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। 1872 ईस्वी में जो जनगणना हुई थी, इसमें भारत के केवल 80% भागों की ही जनगणना हुई थी, यानी 20% भाग जो था इसमें जनगणना से वंचित रह गया था। इसीलिए प्रथम जनगणना जब 1881 में शुरू होती है तो संपूर्ण भारत को इस जनगणना में शामिल किया गया था और प्रत्येक 10 वर्ष के अवधि पर नियमित रूप से 1881 के बाद जनगणना होती है। हालांकि 1881 के जनगणना में हैदराबाद और राजपूताना का जो क्षेत्र था उनको शामिल नहीं किया गया था। अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट कि लॉर्ड रिपन के समय में ही प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था और यह अधिनियम 1881 ईस्वी में ही लाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड रिपन ने कारखाना में जो काम करने वाले व्यक्ति थी उनकी दशा में सुधार किया था। जैसे उसने 7 वर्ष से कम उम्र के जो श्रमिक थे उनको कार्य करने पर रोक लगा दिया गया था, यानी उसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। दूसरी बात, 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के जो श्रमिक थे, 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष तक के जो श्रमिक थे उनके कार्य करने के घंटे तय किए गए थे, यानी उनके लिए प्रत्येक दिन 9 घंटे कार्य करने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि यह व्यवस्था भारत में जो चाय उद्योग था, नील की जो खेती थी और कॉफी की जो खेती थी, इस पर जो श्रमिक कार्य करते थे इनके ऊपर यह नियम लागू नहीं था। लॉर्ड रिपन के समय में एक और महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे और वो था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी और ये 1882 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1883 से लेकर 1885 ईस्वी के मध्य में भारत के विभिन्न प्रांतों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून बनाए गए थे। तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। ये प्रश्न भी पूछे गए हैं, विभिन्न एग्जामों में आप देखेंगे कि पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक निम्नलिखित में से कौन वायसराय थे? तो इनका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था और वह था इल्बर्ट बिल विवाद। अब ये इल्बर्ट बिल विवाद 1884 ईस्वी में आया था। लॉर्ड रिपन ने भारतीय न्यायाधीश को किसी भी यूरोपीय व्यक्ति जो अपराधी हो उनके मुकदमे की सुनवाई का अधिकार देने के लिए इल्बर्ट बिल विवाद 1884 में लाया था, जिसके खिलाफ ब्रिटेन में श्वेत विद्रोह का आयोजन किया गया था। श्वेत विद्रोह हुआ था,
यानी ब्रिटेन के जो लोग थे उनका मानना था जो रिपन ये कार्य कर रहा है ये गलत है, ये जो कानून बना रहा है ये गलत है। इसलिए श्वेत विद्रोह का आयोजन किया गया था। परिणाम स्वरूप लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल विवाद के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इल्बर्ट बिल विवाद में था कि कोई भी भारत का व्यक्ति यदि जज बनता है तो उनको, चाहे वो अपराधी व्यक्ति भारत के हो या यूरोपीय हो या किसी अन्य देश के हो, उनके मुकदमे की सुनवाई का अधिकार उसे मिलेगा, जिस प्रकार ब्रिटिश न्यायाधीश को मिला हुआ था। चलिए, इल्बर्ट बिल विवाद को हमने समझ लिया। इसके खिलाफ श्वेत विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह के कारण लॉर्ड रिपन ने 1884 ईस्वी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सिविल सेवा की जो आयु की सीमा थी वह 19 से बढ़ा करके पुनः 21 वर्ष कर दिया गया था। हम जानते हैं कि लॉर्ड रिपन से पहले जो लॉर्ड लिटन था, वायसराय बनकर के आया था, उसने सिविल सेवा में जो शामिल होने की उम्र थी उनको 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया था। और इसी को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड रिपन ने पुनः क्या किया, 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया। लॉर्ड रिपन के समय एक और कार्य हुआ था, वह था नगर में नगर पालिका का गठन किया गया था। लॉर्ड रिपन के ही द्वारा नगर में नगर पालिका का गठन किया गया था। लॉर्ड रिपन के ही द्वारा अकाल संहिता बनाया गया था। लॉर्ड रिपन के ही द्वारा मैसूर राज जो थे वह पुनः पुराने जो मैसूर राज के राजा थे उनको वापस कर दिया था। लॉर्ड रिपन के समय में एक और महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, वह था प्राथमिक शिक्षा से संबंधित 1882 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। हंटर कमीशन का गठन किया गया था। यह भी इनके द्वारा किए गए सभी कार्यों में से एक मुख्य कार्य थे। तो इस प्रकार हमने लॉर्ड रिपन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य था उनको एक एक करके देख लिया हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।